गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 24। अभी तक हम 23 भाग देख चुके हैं। आज हम 24वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में। हमने पिछले भाग में इसके बारे में देखा कि कैसे एक अच्छा ऑक्सीकारक है। और भी कई खूबियां जैसे इसके भौतिक गुण, है ना, कि गहरा रंग होता है इसका, है ना, गहरा बैंगनी रंग लगभग लगभग काला रंग होता है। और कैसे डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म दोनों होता है, हमने इन सब पे चर्चा की। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे, है ना। और कैसे चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होते हैं जो मैग्नेट और परमैग्नेट आयन होते हैं, है ना। तो हम इसे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे। हाँ, इससे हमने पिछले भाग में देखा था, एक बार और ढंग से एक बार और देख लीजिए ताकि आगे का और अच्छे से समझ आए, है ना। यदि हम परमैग्नेट के मैग्नेट, है ना, परमैग्नेट के मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज टू लवण के अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को इन प्रकार से लिख सकते हैं ना, जिसके परमैग्नेट के मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज टू लवणों में अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, है ना। तो जो MnO4- था, इसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ, MnO4 2- बन गया। और यहाँ पे जो E- था वो क्या है, 0.56 वोल्ट है ना। क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आयन बड़े आराम से ले रहा है, तभी इसका जो E- है वो क्या है, धनात्मक है। अगर इसका E- ऋणात्मक होता तो इसका मतलब ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह आयन लेना नहीं चाह रहा, फिर भी हम इसे दे रहे हैं। लेकिन ये जो क्या है, E- धनात्मक है ना। प्लस का 0.56 वोल्ट है। इसका मतलब है कि जो आयन है वो E- लेना चाहता है ना। और ऐसे ही MnO4- को जब हम 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो MnO2 बनाएगा और साथ में पानी या फिर H2 भी बनाएगा, है ना। तो MnO4- प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 2H2। और यहाँ पे भी जो E- की मात्रा है वो क्या है, इसका मान क्या है, धनात्मक है 1.69 वोल्ट। मतलब यहाँ पे भी ये जो आयन है यह इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ले रहा है ना, इसे खुशी हो रही है इलेक्ट्रॉन लेने में, तभी जो उसका E- है वो क्या है, धनात्मक है ना। ऐसे ही यहाँ पे MnO4- को जब हमने A- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो वो Mn2 प्लस बनाता है, साथ में 4H2 है ना। क्या बनता है, MnO4- प्लस 8 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4H2। और यहाँ पे भी जो उसकी E- है वह क्या है, धनात्मक है, कितना, 1.52 वोल्ट, है ना। अगर हम इन तीनों को देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश इधर है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जो आयन है वो तब है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि इसकी जो E- का मान है वह सबसे ज्यादा धनात्मक। फिर तीसरे केस में जहाँ पे उसका E- का मान 1.52 वोल्ट है। और फिर अंत में पहला वाला जहाँ पे जो E- का मान है वह धनात्मक में 0.56 वोल्ट है ना। लेकिन इन तीनों ही में जो E- है वो धनात्मक है। इसका मतलब है कि जो आयन है वह इलेक्ट्रॉन लेकर खुश है, ठीक है। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम भली प्रकार देख सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभिक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जो हमें अच्छे से अब पता है कि जब हम विलयन सॉल्युबिलिटी या फिर विलयन की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी सांद्रता अभिक्रियाओं, है ना, रिएक्शन में को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है ना। यद्यपि कई अभिक्रियाएं वो रिडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है ना। कई केमिकल रिएक्शन या फिर कई अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार, रिडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है। लेकिन अभिक्रिया की गतिकी भी एक महत्वपूर्ण कारक है ना। जो अभिक्रिया की जो गतिकी है वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परमैंगनेट आयन द्वारा H+1 पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना
चाहिए, है ना। है ना, तो जो परमैंगनेट आयन द्वारा H+ एक पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया धीमी होती है जब तक कि मैग्नीज 2 आयन उपस्थित ना हो अथवा तापक्रम बढ़ाया ना जाए, है ना। क्या, देखो, हम ये जानते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन है, उसकी जो सांद्रता है वह अभिक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और यद्यपि कई अभिक्रियाएं जो हैं वो क्या है, रिडॉक्स विभक्त है ना। रिडॉक्स मतलब जहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है ना। तो रिडॉक्स विभक्त की सहायता से हम उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन अभिक्रिया की गति की भी एक महत्वपूर्ण कारक है ना। जो अभिक्रिया है उसकी गति की जो है वही भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परमैंगनेट द्वारा जो H+ है वह एक पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया इतनी धीमी होती है कि जब तक कि मैग्नीज 2 आयन उपस्थित ना हो अथवा तापक्रम मतलब टेम्परेचर बढ़ाया ना जाए, तब तक जो प्रक्रिया होती है वह काफी धीमी या फिर स्लो होती है ना। और कैसे बढ़ा सकते हैं, जब तक मैग्नीज 2 वहां आयन वहां ना हो और जो तापक्रम या फिर टेम्परेचर है उसे बढ़ाया ना जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं। KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्नलिखित है ना। जो KMnO4 है इसकी कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इनके बारे में अभी हमने पिछले भाग में भी पढ़ा है, लेकिन अब ये ज्यादा अच्छे विस्तार में यहाँ दी गई है ना। जब अम्लीय विलयन में है ना, जब एसिडिक टाइप में अम्लीय में जब हम विलयन देखते हैं तो अम्लीय विलयन में जो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त होती है ना। क्या होता है, जो KMnO4 का जो MnO4 आयन होता है वह जो आयोडाइड आयन है उससे अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, जो आयोडीन है वह मुक्त होती है ना। तो देखो 10I- + 2MnO4- +16H+ gives 2Mn2 + 8H2 + 5I2। इससे क्या दर्शा रहे हैं कि जो MnO4- आयन है वह क्या है, काफी अच्छा ऑक्सीकारक है, मतलब जो दूसरों का ऑक्सीकरण वो खुद का अपचयन करता है ना। तभी यहाँ देखो कि जो I- है यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, मतलब कितना है, ऋणात्मक है, एक है ना, -1 है। और यहाँ पे अगर हम आयोडीन को देखेंगे तो उसका जो चार्ज है वह कितना है, 0 है ना। तो -1 से 0 जब होते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन दान दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैग्नीज है वह कितना अच्छा ऑक्सीकारक है ना। जो MnO4 आयन है वह कितना अच्छा ऑक्सीकारक है, तो जो आयोडाइड है वह किसमें, आयोडीन में मुक्त हो गया है ना। और वह खुद उसका क्या हुआ, अपचयन हो गया है ना। MnO4- में से वो किसमें, Mn2+ में उसका अपचयन हो गया है ना। ऐसे ही Fe2+ आयन जो कि हरा रंग का होता है वह उसका परिवर्तन हो जाता है Fe3+ आयन में जो कि पीला रंग का होता है ना। जैसे 5Fe2+ प्लस MnO4- + 8H+ gives Mn2+ + 4H2 + 5Fe3+ है ना। यहाँ पे क्या हुआ, Fe2+ आयन किसमें, जो हरे रंग का होता है वह किसमें, Fe3 आयन में परिवर्तित हो गया, जिसका रंग क्या होता है, पीला रंग होता है ना। जब वह Fe2+ से Fe3+ आयन में परिवर्तित हुआ, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, उसने दान दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन वह छोड़ देगा, है ना, जो Fe है, आयरन है, जब वह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है ना। और इस चीज से साबित होता है कि जो KMnO4 है वह अच्छा ऑक्सीकारक है अम्लीय विलयन में, है ना। पहला उसने आयोडाइड को आयोडीन में मुक्त किया, है ना, परिवर्तित किया, और फिर Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित किया, है ना। इन दोनों में ही उसने क्या किया है, दूसरों का ऑक्सीकरण किया है ना। इससे हमें पता चलता है कि अम्लीय विलयन में KMnO4 एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। हाँ, गा 333 केल्विन पर ऑक्सलेट आयन अथवा ऑक्सलेट अम्ल का ऑक्सीकरण होता है ना। 333 केल्विन, 333 मतलब 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और इसमें हम 60 मिलाएंगे तो क्या होगा, 333 केल्विन, है ना।
मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑक्सलेट आयन है ना, C2O4 2 माइनस आयन है वह किसमें, अथवा ऑक्सलेट अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसके द्वारा, KMnO4 के द्वारा। ठीक है, 333 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। पता है कि जब हम केल्विन से डिग्री, डिग्री से केल्विन करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। जब हम डिग्री से केल्विन करते हैं तो हम उसमें 273 का जोड़ करते हैं ना, 273 उसमें ऐड करते हैं। और जब हम ऐसे, जब हम केल्विन से डिग्री में जाते हैं, है ना, सेल्सियस में जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें से 273 मतलब 273 माइनस करते हैं, है ना। जब हम 333 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में क्या लिखेंगे, 333 माइनस 273, कितना बचा, 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 333 केल्विन का ऑक्सीडेट आयन अथवा ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है ना। तो 5C2O4 2 माइनस प्लस 2MnO4 प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 8H2 प्लस 10CO2, है ना। क्या हुआ, ऑक्सीडेट आयन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखो इन सब में बाकी, इन अभिक्रिया में बाकी चीज सेम है, जैसे यहाँ पे भी Mn2 प्लस निकल रहा, यहाँ पे भी Mn2 प्लस निकल रहा, यहाँ पे भी Mn2 प्लस, आगे जाएंगे तो वहां भी Mn2 प्लस ही निकलेगा, है ना। और सब में से भी H2O भी निकल रहा है ना, पानी। और ये जो आयन है Mn2 प्लस, ये हर अभिक्रिया से निकल रहा है ना, Mn2 प्लस प्लस 8H2, Mn2 प्लस प्लस 4H2O, यहाँ पे भी देखोगे तो Mn2 प्लस प्लस 8H2O, यहाँ पे भी Mn2 प्लस प्लस 8H2O। तो हमें जो याद रखना है कि किससे क्या ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो जब हम आयोडाइड की बात करेंगे तो उससे क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, तो हमें इसे अच्छे से याद रखना है ना। और Fe2 प्लस से क्या होगा, Fe3 प्लस होगा। बाकी सब में सेम ही फल आएगा, क्या आएगा, Mn2 प्लस प्लस H2, है ना। बस उसकी बैलेंसिंग है जो अलग अलग होगी, और है ना, लेकिन बनेगा वही, है ना, क्या, Mn2 प्लस प्लस H2। हमें बस ये देखना है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और क्या बन रहा है ना। तो I माइनस का क्या हो रहा है, I2, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस, ऐसे C2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट आयन का क्या हो रहा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो यही याद रखना है ना। तो गा आ गया हो, अब हम घा पे ध्यान देते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, जिसमें सल्फर अपक्षेपित हो जाता है ना। क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका किसमें ऑक्सीकरण, सल्फर में ऑक्सीकरण, जिसमें सल्फर अपक्षेपित हो जाता है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये किसमें टूट जाएगी, 2H प्लस प्लस H2 माइनस, है ना। तो इसका आयन है वो क्या है, जो ऋणात्मक आयन है वो क्या है, H2 माइनस, है ना। तो H2 माइनस का जब हम अभिक्रिया करेंगे MnO4 माइनस के साथ, तो क्या होगा, 5H2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस gives 2Mn2 प्लस प्लस 8H2 प्लस 5S, है ना। देखो हमने बताया था पहले क्या किया, H2S को जोड़ा, है ना, तो उसका जो ऋणात्मक आयन है वह क्या है, H2 माइनस आया, है ना। उसकी अभिक्रिया हुई किससे, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, MnO4 माइनस से हुई, है ना। तो उससे जो फल आएगा वह क्या होगा, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2 प्लस 5S। देखो ये जो Mn2 प्लस है और पानी है ना, ये दोनों क्या है, ये हर अभिक्रिया में आते हैं, है ना। ये देखो Mn2 प्लस प्लस 8H2, Mn2 प्लस प्लस 4H2, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2 और 2Mn2 प्लस प्लस 8H2 जो बदलता है तो क्या होता है, किसका ऑक्सीकरण किस में हुआ, है ना। I माइनस का हुआ I2, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस, है ना। और ऑक्सीडेट आयन C2O4 2 माइनस का CO2, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड है ये तोड़ा गया H2 माइनस में, तो H2 माइनस का सिर्फ सल्फर, है ना। इन सब में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, है ना। यहाँ देखो सल्फर का जो चार्ज है, ऑक्सीकरण अवस्था है वह कितनी है, -2 है ना। और यहाँ पे जो सल्फर है वह क्या है, 0 पर, है ना। तो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए है, मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल अथवा सल्फाइड का सल्फेट अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण। देखो अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सल्फाइड का सल्फेट में अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, है ना। ये जो SO3 2 माइनस है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और वह किसमें, SO4 2 माइनस में अभी या फिर परिवर्तित हो रहा है ना। सल्फाइड का सल्फेट में परिवर्तन हो रहा है ना। तो देखो ये सल्फाइड आयन है 5SO3 2 माइनस, इसमें भी वही, है ना, MnO4 माइनस से अभिक्रिया होगी, है ना, इसके ऋणात्मक आयन से पोटेशियम परमैंगनेट की,
MnO4 माइनस से इसकी अभिक्रिया होगी, साथ में हाइड्रोजन भी है, तो इससे क्या बनेगा, फिर से Mn2 प्लस प्लस H2, है ना। लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है वह किस में आ रहा है, सल्फाइड से सल्फेट में, है ना। SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस में, है ना। तो अभिक्रिया क्या है, 5 SO3 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस 3H2 प्लस 5 SO4 2 माइनस, है ना। क्या हुआ, सल्फाइड से सल्फेट आया, ठीक है। और देखो हर जगह यही आ रहा है, Mn2 प्लस प्लस H2, Mn2 प्लस प्लस H2, Mn2 प्लस प्लस H2, Mn2 प्लस प्लस H2। तो आपको क्या रखना है, Mn2 प्लस और H2 जो है वह हर अभिक्रिया में फल आएंगे ही आएंगे, है ना। जो मेन है इम्पोर्टेंट है वह क्या है कि किसका ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है ना। अधिक महत्व का क्या है कि किस चीज का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, हमें ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सल्फाइड का क्या हो रहा है, सल्फेट आयन हो रहा है। ऐसी नाइट्राइट का क्या हो रहा है, नाइट्रेट आयन हो रहा है ना। देखो हमने यहाँ पे नाइट्राइट आयन लिया, क्या है 5NO2 माइनस, और इसमें हमने अभिक्रिया फिर से कराई पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, और साथ में हाइड्रोजन भी है। तो क्या हुआ, 5NO2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस यस 2Mn2 प्लस प्लस 5NO3 माइनस प्लस 3H2, है ना। Mn2 प्लस और H2 यहाँ भी है, यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, NO2 माइनस से NO3 माइनस बना, है ना। नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन बना, है ना। तो देखो यहाँ हर एक में क्या हुआ, आयोड। देखो हमें कुछ याद नहीं रखना, जब किसी की भी अभिक्रिया KMnO4 के ऋणात्मक आयन से MnO4 माइनस से होगी, है ना। तो जो रिएक्टेंट साइड है इस साइड, उधर क्या होगा, MnO4 से अभिक्रिया होगी, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। और हमें और जो फल में क्या आएगा, Mn2 प्लस और H2 आएगा ही आएगा, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह आएगा, है ना। तो हमें ये याद नहीं रखना है, क्योंकि Mn2 प्लस और H2 फल साइड हमेशा रहेंगे, और इधर पे भी MnO4 माइनस प्लस तो H प्लस है ये रहेगा, है ना। हमें बस ये देखना है कि किसका ऑक्सीकरण किसमें हुआ, ठीक है। तो आयोडाइड का आयोडीन में, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में, C2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट आयन का कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड का में जो हम तोड़ेंगे, है ना, तो H2 माइनस आएगा, तो H2 माइनस का सल्फर में, है ना। और ऐसे ही सल्फाइड का सल्फेट में, और नाइट्राइट का नाइट्रेट में, ठीक है। का इतना समझ आ गया। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या देखा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की आगे देखा, है ना, तो कैसे वो अच्छा ऑक्सीकारक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले भाग में हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को पढ़ के खत्म करेंगे, और फिर आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक पे चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो हमने जो भी पढ़ा है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार पुस्तक से जरूर पढ़ लीजिएगा, तो जितनी भी अभिक्रिया है एक बार उन्हें ढंग से देख लीजिएगा, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जैसे ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व वगैरह, इन सबको हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अगर बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से गायब, हम सब भूल जाएंगे, इसलिए इन्हें एक बार पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।